Sonar. The word sonar stands for sound navigation and ranging. Word sonar जो है वो एब्रिविएशन है किसका? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का. Sonar is an apparatus or device which is used to find the depth of a sea or to locate the underwater things like shoals of fish, shipwrecks and enemy submarines. सोनार का यूज किया जाता है एनिमी सबमरीन्स के लिए, शिपरैक्स, शोल्स ऑफ फिश या डेप्थ ऑफ सी के लिए सोनार का यूज किया जाता है. सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग शॉर्ट ब्रश ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स from a ship down into sea water and then picking up the echo produced by the reflection of ultrasonic sound from underwater objects like bottom of sea, shoal of fish, shipwreck or a submarine. The time taken for the echo to return to the ship is measured by the sonar apparatus, and the distance of the underwater object is then calculated from the time taken by the echo to return. A sonar apparatus consists of two parts. First, a transmitter for emitting ultrasonic waves and second, a receiver for detecting ultrasonic waves. Half of this time gives the time taken by ultrasonic sound to travel from ship to the bottom of the sea. यदि बॉटम ऑफ सी को मेजर करना है तो सोनार का जो ट्रांसमीटर जो होता है, सोनार में दो चीज होते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर. ट्रांसमीटर से क्या होते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जब गया और ये यहां तक पहुंचा और फिर ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करके फिर ये रिसीवर तक पहुंचता है, और इसी की मदद से कितने समय में यह पहुंचा उसको कैलकुलेट किया जाता है. और हाफ ऑफ दिस टाइम, और आधे समय जो लगते हैं वही आपका क्या हो गया? डेप्थ ऑफ सी को मेजर करते हैं. Problem. A sonar device attached to a ship sends ultrasonic waves in the sea. These waves are reflected from the bottom of the sea. If the ultrasonic waves take 4 seconds to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship in the form of an echo, what is the depth of the sea? A speed of sound in water is 1500 meter per second. Solution. So the time taken by ultrasonic sound waves to travel from ship to seabed and back to the ship is 4 seconds. ये जो शिप है, इस शिप से क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा गया और ये समुद्र के तलहटी तक गया, सी बेड, और यहां तक गया और यहां से फिर लौट करके यहां आया, और इसमें टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लग गया है 4 सेकेंड्स. तो दैट मीन्स हाफ जो है, हाफ t/2 जाने में लगा और t/2 आने में लगा. दैट मीन्स यहां से जब अल्ट्रासोनिक वेव निकला तो इस तलहटी को, सी बेड्स को हिट करने में कितना समय लगा? t/2. तो हिटिंग टाइम इज इक्वल टू t/2, दैट इज इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. यानी 2 सेकेंड्स में हिट कर दिया, तो ये 2 सेकेंड्स में ही आपका निकल जाएगा. और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना है? स्पीड है आपका 1500 मीटर पर सेकेंड. तो 1500 इनटू टाइम लगा हिट करने में कितना? 2 सेकेंड्स. तो 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर. आंसर क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. अब हम लोग देखते हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स.
साउंड हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है लाउडनेस, सेकंड है पिच एंड थर्ड है क्वालिटी, और जिसे ही कहते हैं टिम्बर। ये तीन क्वालिटी होते हैं साउंड के, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, जिसे ही कहते हैं टिम्बर। टू म्यूजिकल साउंड्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वन और मोर ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी म्यूजिकल साउंड्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, एक या एक से ज्यादा उसमें डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। लाउडनेस, नंबर वन लाउडनेस देखते हैं। सबसे पहला लाउडनेस, साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यह तो हम लोग जानते हैं कि साउंड्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वहां होते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। इफ लेस एनर्जी इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय हीटिंग इट लाइटली or by stretching it lightly, then the object vibrates with a smaller amplitude and produce a faint sound or feeble sound। कोई भी साउंड जो यदि प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हिट हो रहा है कहीं भी किसी भी बॉडी पर, और वो लेस एनर्जी से यदि हिट हो, यानी एनर्जी हिटिंग जो हो वो कम हो, तो वैसी स्थिति में जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा? फेंट साउंड होगा। ये देखिए फेंट साउंड। और यदि फेंट होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? स्मॉल होगा, या एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा? छोटा होता है। वहां पर क्या होते हैं? एनर्जी कम होते हैं, लेस एनर्जी। एनर्जी यदि कम लगा रहे तो लाउडनेस कम होगा। जैसे कि आपके घर में बाजा है और बाजा का आवाज बढ़ाना है तो क्या करते हैं? वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो लाउडनेस बढ़ जाता है, यानी एनर्जी बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड, if more energy is supplied to an object by heating it more strongly or by stretching it more strongly, then the object will vibrate with a greater amplitude and produce a louder साउंड। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप ज्यादा एनर्जी से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी से आप हिट कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, लार्जर एम्पलीट्यूड होगा, और साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तेजी से कस के साउंड होगा, कड़क आवाज होगा, दैट इज लाउडर साउंड। तो दैट इज लाउडनेस। The loudness of sound is measure of the sound energy reaching the ear per second। Loudness of sound को हम लोग मेजर करते हैं कि कितना साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंच रहा है। क्लियर है? द लाउडनेस ऑफ साउंड को कैसे मेजर करते हैं? साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकंड। Greater the sound energy reaching our ears per second, louder the sound will appear to be। जितना ज्यादा साउंड एनर्जी रिच होगा हमारे कानों तक, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी? लाउडनेस होगी। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल रिटेन एज डीबी। और लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल में। यानी लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट क्या है? क्या है? डेसिबल, है ना? डेसिबल यूनिट है, जिसको कि हम लोग डीबी भी लिखते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी। ध्यान देंगे। द सॉफ्टेस्ट साउंड विच ह्यूमन हियर्स कैन हियर इज सेड टू हैव ए लाउडनेस ऑफ 0 डेसिबल। और जो सबसे सॉफ्टेस्ट साउंड होता है जिसको कि ह्यूमन का हियर सुनता है, वह होता है 0 डेसिबल का। और द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ पीपुल टॉकिंग क्वाइटली इज अबाउट 65 डेसिबल। और मनुष्य जो टॉकिंग करता है वो अधिकतम लाउडनेस जो प्रोड्यूस करता है वो होता है 65 डेसिबल। द लाउडनेस ऑफ साउंड इन अ वेरी नॉइजी फैक्ट्री इज अबाउट 100 डेसिबल। और जो बहुत ज्यादा नॉइजी फैक्ट्री होता है वहां 100 डेसिबल तक का लाउडनेस प्रोड्यूस होता है। एंड द साउंड ऑफ ए जेट एयरक्राफ्ट 50 मीटर अवे इज सेड टू हैव ए लाउडनेस ऑफ 130 डेसिबल। और 50 मीटर की दूरी पर उड़ता हुआ जेट एयरक्राफ्ट जो है वह लाउडनेस प्रोड्यूस करता है कितना? 130 डेसिबल। सेकंड है पिच। अब हम लोग देखते हैं पिच।
we can distinguish between a man's voice and a woman's voice of the same loudness even without seeing them. एक आदमी बोलता है और एक औरत बोलती है तो दोनों के आवाज में डिफरेंस होता है, जबकि दोनों का आवाज का लाउडनेस यदि सेम हो फिर भी दोनों के आवाज में डिफरेंसेज होते हैं. दिस इज बिकॉज ए मैंस वॉइस एंड ए वुमेन्स वॉइस डिफर इन पिच. ये जो पिच होता है उसी के डिफरेंसेज के चलते. ए मैंस वॉइस इज फ्लैट हैविंग ए लो पिच. मैंस का जो वॉइस होता है उसका पिच लो होता है, हैविंग लो पिच. याद रखेंगे कि मैंस के वॉइस में क्या होते हैं, लो पिच होते हैं. वेयर एज ए वुमेन्स वॉइस इज श्रिल हैविंग ए हाई पिच. और वुमेन्स का वॉइस जो होता है वो श्रिल होता है जिसका पिच क्या होता है, हाई होता है. तो मैंस का जो वॉइस है और वुमेन्स वॉइस, ये दोनों का वॉइस जो होते हैं यदि लाउडनेस सेम भी हो लेकिन पिच डिफर होते हैं, है ना. मैंस का वॉइस क्या होता है, फ्लैट होता है, तो वुमेन्स का वॉइस जो होता है वो श्रिल होता है. मैंस का वॉइस का जो पिच होता है वो क्या होता है, लो पिच होता है. याद रखेंगे कैसा होता है, लो पिच. और वुमेन्स का वॉइस का जो पिच होता है वह हाई होता है, हाई पिच. क्लियर है. हाँ, पिच. अब हम लोग देख रहे हैं पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस. पिच वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि हम लोग साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सेम लाउडनेस पर दोनों के आवाज में विभिन्नता है, डिफरेंसेज है. The pitch of a sound depends on the frequency of vibration. और pitch of a sound जो है वो डिपेंड करता है frequency of vibration पर. The pitch of a sound is directly proportional to its frequency. Pitch of sound जो होता है वो क्या होता है, directly proportional होता है frequency का. Pitch of sound is directly proportional to frequency. Sounds of low frequency are said to have low pitch, whereas sounds of high frequency are said to have high pitch. जिसका लो पिच होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी और जिसमें हाई पिच होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है. For example, a sound of low frequency of 100 Hz will have a low pitch, whereas sound of high frequency of 1000 Hz will have a high pitch. अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये लो पिच है और ये हाई पिच है. लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव लो पिच साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हाई पिच साउंड. हाई पिच साउंड किस में पाया जाता है, मैन में. और लो पिच हाई पिच होता है वुमेन में और मैन में क्या होता है, लो पिच, है ना. क्वालिटी और टिम्बर. अब थर्ड हम लोग देखते हैं क्वालिटी. क्वालिटी और टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट डिफरेंट सिंगर्स. क्वालिटी क्या है, किसी भी म्यूजिकल साउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि हम लोग उसके साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दोनों का म्यूजिकल जो साउंड है उसका पिच और लाउडनेस दोनों सेम है. उसका क्या है, पिच और लाउड दोनों सेम है लेकिन आपका उसका क्वालिटी जो साउंड का है वह अलग है. ऑन सेम पिच एंड लाउडनेस, है ना, क्वालिटी डिफर कर रहा है. द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ ए म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव और वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय इट. ये जो क्वालिटी होता है साउंड का वो डिपेंड करता है शेप ऑफ साउंड वेव्स पर या वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड करता है उस पर. द क्वालिटी ऑफ साउंड वेरीज फ्रॉम वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. The difference in the quality or timbre of two musical sounds produced by two musical instruments is due to the difference in the shape of
साउंड वेव्स और वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। और कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसका जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड होता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसमें प्रोड्यूस्ड होने वाले साउंड वेव्स के शेप पर। जैसे ये देखिए फ्लूट है, शेप ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए नोट प्लेड ऑन फ्लूट। और ये देखिए शेप ऑफ साउंड वेव्स व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन द वायोलिन। सेम नोट जब प्रोड्यूस्ड हो रहा है फ्लूट में तो उसका देखिए क्वालिटी और वायोलिन का देखिए क्वालिटी, तो दोनों की क्वालिटी डिपेंड कर रही है उसके शेप ऑफ वेव पर। द क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंटेड इन इट। द साउंड्स और नोट्स प्रेजेंट बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण, दलेर मेहंदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इला अरुण, उषा उत्थप and Sindhi Chauhan can be distinguished from one another on the basis of their quality or timbre। अब हर एक जो सिंगर्स है उनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है ड्यू टू देयर प्रोड्यूस्ड साउंड वेव्स। द ह्यूमन हीयर। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन हीयर। The ears are sense organs which helps us hearing sounds। ears ही हमारे शरीर का वह सेंस ऑर्गन्स है जिसकी मदद से हम लोग आवाज को सुनते हैं। The ear consists of 3 compartments। ईयर को हम लोग पढ़ने की सुविधा से 3 भाग में विभाजित किए हैं। फर्स्ट है हमारा आउटर ईयर, सेकंड है मिडिल ईयर एंड थर्ड है इनर ईयर। ईयर को 3 भाग में बांट दिया गया। एक भाग हो गया हमारा आउटर ईयर, सेकंड हमारा हो गया मिडिल ईयर और थर्ड हो गया इनर ईयर। ठीक है, ये आउटर ईयर का पार्ट्स है जिसमें पिन्ना है, साउंड वेव्स इंटर करते हैं, यहां से ईयर कैनाल है, ईयर ड्रम है और फिर आपका मिडिल ईयर आता है और लास्ट में है इनर ईयर। तो 3 भाग में ईयर को बांटे, फर्स्ट आउटर ईयर, सेकंड मिडिल ईयर एंड थर्ड inner ear। The part of ear which we see outside the head is called outer ear। वह ईयर का पार्ट जो हमारे सिर से बाहर दिखाई दे रहा है वह क्या है? आउटर ईयर है। The outer ear consists of a broad part called pinna। आउटर ईयर जो है वो ब्रॉड पार्ट कंसिस्ट किए रहता है, ये जिसे कि हम लोग कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं? पिना। एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल। और इसमें छिद्र होते हैं ये 2 से 3 सेंटीमीटर्स का, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? ईयर कैनाल, जिससे के माध्यम से साउंड्स प्रोड्यूस अंदर जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल इज ए थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। और ठीक इस ईयर कैनाल के अंत में यहाँ पर एक ईयर ड्रम होता है, झिल्ली होती है, जैसे कि ढोलक पर लगा रहता है ना झिल्ली, वैसे ही यह ईयर ड्रम रहता है। द ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनम। और इस ईयर ड्रम को हम ऑल्सो कहते हैं क्या? टिम्पैनम। यह ईयर ड्रम होता है ईयर कैनाल के लास्ट में, जिसे कि हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? टिम्पैनम। द आउटर ईयर कंटेन्स एयर्स। और यह आउटर ईयर जो है वो खाली रहता है, जिसमें कि एयर भरा हुआ रहता है, हवा ही रहेगा खाली जगह पर। द मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर कंटेन्स 3 स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। और जो मिडिल ईयर है वो 3 टीनी ईयर बोन्स के बने होते हैं। इसमें 3 बोन्स कंटेन रहते हैं। एक होते हैं हैमर, पहला होता है यह हैमर होता है जो कि आपके आउटर ईयर के ईयर ड्रम से सटा हुआ रहता है। और उसके बाद होता है एनविल, और यह एनविल जो है आपका हैमर से सटा हुआ रहेगा और ये सटा हुआ रहेगा। और फिर उसके बाद तीसरा बोन जो रहता है वह रहता है स्टेरप। यह स्टेरप है, देखिए ये स्टेरप गया।
दीज ईयर बोन्स आर लिंक टू वन अनदर, ये जो बोन्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. वन एंड ऑफ द बोन कॉल्ड हैमर इज टचिंग द ईयर ड्रम एंड इज द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सेकंड बोन कॉल्ड एनविल. और ये जिसका हैमर का दूसरा छोर जो होता है वो एनविल से जुड़ा रहता है और एक तरफ ये किससे सटा रहता है, हैमर से. The other end of anvil is connected to the third bone called stirrup. और ये जो anvil का जो थर्ड एंड जो होता है वो कनेक्टेड रहता है किससे, स्टीरअप से, स्टीरअप से जुड़ा हुआ रहता है. And the free end of stirrup is held against the membrane over the oval window of ear. और जो स्टीरअप जो थर्ड एंड है, ये जो स्टीरअप जो है, ये स्टीरअप का जो लास्ट वाला जो पार्ट है यह आपका इनर ईयर से के ओवल विंडो से अटैच्ड रहता है, यह इनर ईयर के ओवल विंडो से सटा हुआ रहता है. द मिडिल ईयर ऑल्सो कंटेन्स एयर्स. और ये जो मिडिल ईयर है यह भी खाली होता है, तो ये भी क्या कंटेन किए रहते हैं, एयर कंटेन किए रहते हैं. द लोअर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर हैज ए नैरो ट्यूब कॉल्ड यूस्चियन ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट. और जो लोअर पार्ट होता है आपका मिडिल ईयर का, यहां से नीचे की तरफ ये जाता है जिसे कि कहते हैं यूस्चियन ट्यूब, जो कि गोज टू थ्रोट, जो नीचे की तरफ थ्रोट की तरफ जाती है. ये जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर का लोअर पार्ट जो है इस तरह से नीचे की तरफ यूस्चियन ट्यूब जिसे कहते हैं, ये यूस्चियन ट्यूब कहलाती है और ये थ्रोट की तरफ जाती है. यूस्चियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द थ्रोट. यूस्चियन ट्यूब क्या करती है, मिडिल ईयर को थ्रोट से जोड़ती है. यूस्चियन ट्यूब क्या करती है, मिडिल ईयर को, मिडिल ईयर जो है और थ्रोट, थ्रोट ये दोनों को कंबाइन करने का काम करती है. दोनों को क्या करती है, कंबाइन करती है, जोड़ती है. एंड इंश्योर्स दैट द एयर प्रेशर इनसाइड द मिडिल ईयर इज द सेम एज दैट ऑन द आउटसाइड. और यह सुनिश्चित करती है कि इसके अंदर जो एयर का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वह आउटसाइड एयर प्रेशर के बराबर रहे. ठीक है, उसमें यह मदद करती है कौन, यूस्चियन ट्यूब. यूस्चियन ट्यूब जो है वो थ्रोट से जुड़ जाती है और एयर प्रेशर को बैलेंस रखती है मिडिल ईयर में. द इनर ईयर हैज ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड कोकेला. और इनर ट्यूब, इनर ईयर जो है वो कॉइल ट्यूब की तरह रहती है जिसे कि कहते हैं हम लोग क्या, कोकेला. One side of cochlea is connected to the middle ear through the elastic membrane over the oval window. और इस कोकेला का एक साइड जो है वो ओवल विंडो के साथ या मिडिल ईयर के साथ जुड़ा हुआ रहता है. द कोकेला इज फिल्ड विथ अ लिक्विड. और इस कोकेला में लिक्विड फिल्ड रहता है. क्लियर. इस आउटर ईयर में क्या फील्ड रहता है, एयर. इस मिडिल ईयर में क्या फील्ड रहता है, एयर. लेकिन इस कोकेला में जो इनर ईयर है इसमें क्या फील्ड रहता है, लिक्विड. द लिक्विड प्रेजेंट इन द कोकेला कंटेन्स नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू साउंड. और इसी कोकेला में आपका नर्व सेल्स आकर के इंटर किया रहता है, इसी के लिक्विड में इंटर किया रहता है हमारा नर्व सेल्स. ठीक है, जो कि सेंसिटिव होता है साउंड के प्रति. द अदर साइड ऑफ कोकेला इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन. और यही ऑडिटरी नर्व जो है जो यहां से फिर ब्रेन में चला जाता है. वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर. अब देखते हैं ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, तो देखें, वर्किंग देखते हैं. द साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम ए साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी आर कलेक्टेड बाय द पिना ऑफ आउटर ईयर. साउंड वेव्स जो होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पिना के द्वारा. जैसे ही साउंड वेव इंटर करता है तो वो कहां से इंटर करता है, पिना के थ्रू इंटर करते हैं साउंड वेव्स. These sound waves pass through the ear canal and fall on the eardrum. और ये ईयर ड्रम पर जाकर फॉल करते हैं, गिरते हैं साउंड वेव्स. साउंड
waves consists of compressions high pressure regions and rarefication low pressure regions। और हम लोग तो जानते ही हैं कि साउंड वेव्स जो होते हैं वो कंसिस्ट किए हुए रहते हैं किस चीज को, कंप्रेशंस एंड रेरिफिकेशंस, इसी के मिलने के चलते साउंड वेव्स रहते हैं। और ये साउंड वेव्स क्या होता है, पीना के थ्रू इंटर करता है और इंटर करने के बाद ईयर ड्रम पर फॉल करता है। When the compressions of sound waves strikes the eardrum, the pressure on the outside of eardrum increases and pushes the eardrum inwards। जब compressions इस पर पड़ता है तो इसे क्या करता है, अंदर की तरफ ठेल देता है। And when the rarefication of sound waves fall on the eardrum, the pressure on the outside of eardrum decreases and it moves outwards। और जब rarefications पड़ता है इस पर तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज कर गया और ये ईयर ड्रम बाहर की तरफ चला। ये जो ईयर ड्रम है, इस ईयर ड्रम पर जैसे ही कंप्रेशन गिरा, ठीक है, तो बाहर का जो प्रेशर है कंप्रेशन से, तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज किया तो ये झिल्ली अंदर की तरफ चली गई। और जब इस पर रेरिफिकेशन पड़ा, ठीक है, साउंड वेव्स का रेरिफिकेशन पड़ा तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। जब प्रेशर डिक्रीज किया तो ये झिल्ली कहां चली गई, बाहर की तरफ चली आती है। Thus when the sound waves fall on the eardrum starts vibrating back and forth rapidly। और इस प्रकार से जब कंप्रेशन और रेरिफिकेशन इस पर बार बार पड़ता है तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होने के चलते, ईयर के बाहर प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज होने के चलते ये क्या होता है, ये वाइब्रेट करना शुरू करता है आगे पीछे, है ना, बैक एंड फोर्थ ये क्या करता है, वाइब्रेट करते रहता है। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम causes a small bone hammer to vibrate। और ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम जो है वह स्मॉल बोन हैमर को वाइब्रेट कराता है। और उसके बाद यह वाइब्रेटिंग ईयर जो है, ये जो है आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसी से सटा हुआ है आपका यहां पर हैमर, है ना, मिडिल ईयर का ये हैमर अटैच्ड रहता है और ये भी वाइब्रेट करना शुरू करता है। फ्रॉम हैमर वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन द सेकंड बोन एनविल। और इस हैमर से अभी ये क्या हुआ, ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करना शुरू हुआ तो यहां से आवाज चला गया, वाइब्रेट करके चला जाता है, कहां चला जाता है, हैमर में, मिडिल ईयर के हैमर में। और फिर मिडिल ईयर का हैमर से चला जाता है कहां, एनविल में, जो कि एनविल बगल में सटा हुआ है, यहां चला आता है। एंड फाइनली टू द थर्ड बोन स्टीरअप। और फिर तीसरे बोन स्टीरअप में चला जाता है और फिर ये वाइब्रेशन चला जाता है स्टीरअप में। The vibrating stirrup strikes on the membrane of the oval window and passes its vibrations to the liquid of the कोकेला। और यह जो स्टीरअप है वो यहां पर भी एक ओवल विंडो से अटैच्ड रहता है, तो और ये इसमें वाइब्रेशन पहुंचा दिया और ये वाइब्रेशन चला जाता है इस लिक्विड कोकेला में। यहां से चला गया ये कहा, कोक्लिया में। ड्यू टू दिस द लिक्विड ऑफ द कोक्लिया बिगिंस टू वाइब्रेट। और अब यह वाइब्रेशंस कहां पहुंच गया, कोक्लिया में पहुंच गया और यहां वाइब्रेशंस शुरू हो गया। द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया सेट्स अप इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन इट। और यहां से जो नर्व्स है इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाने लगते हैं। दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। और ये जो वाइब्रेशंस आया यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना और इस नर्व्स में जाने लगा। ये ऑडिटरी नर्व्स है, इस नर्व्स में जाने लगा और ये ऑडिटरी नर्व्स अब क्या करने लगे, साउंड्स को ब्रेन के पास पहुंचाने लगे। द ब्रेन इंटरप्ट्स these electrical impulses as sound and we get sensation of hearing। और ब्रेन क्या करती है, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज को इंटरप्ट करती है और उसे रीड करती है और वह साउंड हमें सुनाई देने लगता है और उसे हम समझने लगते। We have just seen that the set of three tiny bones passes on sound vibrations from the eardrum to the liquid in cochlea। Actually the three ear bones, hammer, anvil and stirrup act as a system of levers and make stronger the vibrations of eardrum by more than 20
टाइम्स। ये जो हैमर होते हैं, एनविल होते हैं, स्टीरअप होते हैं, ये क्या करते हैं, साउंड्स को एम्पलीफाई कर देते हैं 20 गुना से भी ज्यादा। Thus, the functions of three tiny bones in the middle ear is to increase the strength of vibrations. ये जो मिडिल ईयर है इसका काम क्या है, वाइब्रेशंस को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, कमिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम बिफोर पासिंग देम आउट टू द इनर ईयर। Please note that it is necessary to make the sound vibrations stronger or amplified because the nerve cells in cochlea respond only to strong vibrations in the liquid of cochlea. ये जो मिडिल ईयर है ये क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देते हैं लगभग 20 गुना से भी ज्यादा। और ये जो यहाँ उसके बाद ये वाइब्रेशंस को इस लिक्विड में दे देते हैं, ये लिक्विड कॉकलिया है। जब तक वाइब्रेशंस यहाँ स्ट्रांग नहीं रहेगा, यहाँ स्ट्रांग वाइब्रेशंस चाहिए, इस लिक्विड में स्ट्रांग वाइब्रेशंस को ही ये क्या करते हैं, आपको ऑडिटरी नर्व्स को देते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। We should not put anything like pen, pencil or pen etc inside our ears. हमें अपने कानों के अंदर किसी भी तरह का पेन, पेंसिल या पेन नहीं डालना चाहिए। This is because they can tear the eardrum, क्योंकि ये ईयर ड्रम को छेद कर सकते हैं। यही देखिए कान में आपका यहाँ पर ईयर ड्रम रहता है और इसी ईयर ड्रम को ये क्या करेगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा। The tearing of eardrum can make a person deaf. और ये जब टीयरिंग हो जाएगा या ईयर ड्रम जब फट जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। Our ears are very delicate organs. हमारे कान जो है बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। We should take proper care of our ears and protect them from damage. हमें कान को बचाना चाहिए कि वो डैमेज ना हो।